क्या आपने कभी सोचा है कि भारत पर इतने विदेशी आक्रमण क्यों हुए? क्यों हिमालय भारत की ढाल बना, लेकिन उत्तर पश्चिम का दर्रा बार बार आक्रमणकारियों के लिए रास्ता बनता गया? क्या कारण है कि गंगा का मैदान दुनिया की सबसे समृद्ध सभ्यताओं में से एक है, जबकि दक्कन का पठार एक अलग संस्कृति पहचान विकसित करता रहा? आज हम एंशियंट हिस्ट्री के चैप्टर 2 की बात करेंगे, भौगोलिक स्थिति के बारे में। भारत का भूगोल केवल नक्शा ही नहीं है, बल्कि यही भूगोल भारत के इतिहास, संस्कृति, राजनीति और अर्थव्यवस्था का निर्माता भी है। आप देख रहे हैं मस्तूरा आईएएस हिंदी, और आज हम आर एस शर्मा की एंशियंट हिस्ट्री के चैप्टर सेकंड के बारे में फुल एक्सप्लेनेशन के साथ उसको समझेंगे, एक विस्तार के साथ उसको जानेंगे। यानी कि यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस और स्टेट पीसीएस की दृष्टि से ये अध्याय काफी महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत का पूरा इतिहास उसके भूगोल को प्रभावित करता रहा है। यानी कि एक तरह से इतिहास और भूगोल का आपस में बहुत ही ज्यादा कोरिलेशन है। सबसे पहले हम देखेंगे कि कैसे भारत का भूगोल जो है बना, और भारत के भूगोल में कौन कौन से इसमें हिस्से आते हैं। तो सबसे पहले भारत का जो भूगोल जब बना, यानी कि हमें पता है, हम सब जब हम फिजिकल जियो या फिर कोई भी, अगर हम जियोग्राफी इंडियन जियो स्टार्ट करते हैं, हम सब सुनते हैं कि भारत पहले जो है वो एक तरह से गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, और एक लॉरेशिया हिस्सा हुआ करता था, एक पेंचिया नाम का एक हिस्सा, मतलब एक पार्ट होता था। यानी कि उस समय पर हम देखते हैं कि भारत के जितने भी भारत के अलावा जितने भी महाद्वीप थे वो सभी आपस में जुड़े हुए थे। यानी कि ये बात करीब 4 करोड़ साल पहले की है। भारतीय उपमहाद्वीप एक अलग भौगोलिक इकाई के रूप में सामने आया था, और उस समय प्रायद्वीप भारत को अंटार्कटिका, अफ्रीका, अरब और दक्षिण अमेरिका के साथ दक्षिणी सुपर महाद्वीप का एक हिस्सा, सुपर मीन्स की यानी कि बहुत बड़ा एक महाद्वीप था, उसका हिस्सा माना जाता था। इसे गोंडवाना लैंड कहते थे। पहले क्या होता था, गोंडवाना लैंड जो है वो नॉर्थ अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरोप, हिमालय के जितने भी उत्तरी एशिया वाला हिस्सा है, उसमें जितने भी उत्तरी विशाल महाद्वीप है, उस वाले लॉरेशिया के साथ मिलकर यानी कि पैंजिया नाम की एक भूमि बनती है। यानी कि गोंडवाना और लॉरेशिया जब मिलते हैं तो यहाँ गोंडवाना, यहाँ पर लॉरेशिया, इसके मतलब ये पूरा इसको पैंजिया हिस्सा माना जाता है। जितनी भी भूमि थी या अलग अलग टुकड़े थे जो भी अलग अलग महाद्वीपों के, उसके उनके बीच एक पेंजिया की जो एक टैथिस नाम का जो समुद्र हुआ करता था बहुत समय पहले, यानी कि ये हम हजारों करोड़ साल की पहले की बात कर रहे हैं। इसके अलावा फिर क्या हुआ, फिर गोंडवाना लैंड और लॉरेशिया जो है ये दोनों ही अलग अलग भूभाग बन गए। यानी कि गोंडवाना लैंड का टकराव हुआ, और इसके बाद क्या हुआ, इससे हिमालय का निर्माण हुआ। ये हम जो है जियोग्राफी में भी पढ़ते हैं, इसको सुनते हैं अक्सर कि किस तरह से हिमालय का निर्माण हुआ, और ये अलग अलग भाग बिखरे, इससे प्रायद्वीप भारत का निर्माण होना शुरू हो चुका था। ये प्रक्रिया जो है लगभग 22.5 करोड़ वर्ष पहले की हम बात कर रहे हैं। इसके बाद ऐसा भी कहा जाता है कि जो हिमालय है उसका निर्माण सिर्फ एक चरण में नहीं बल्कि अलग अलग चरणों में हुआ, 4 चरणों में। यानी कि अगर देखें तो अंतिम इसका जो फेज था हिमालय का, वो था पैलिस्टोसिन युग। यानी कि ये एक नाम आपको याद रखना है, पैलिस्टोसिन युग जो था ये सबसे आखिर में फेज था हिमालय के निर्माण का। इसके बाद धीरे धीरे नदियों ने फिर सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र के साथ विशाल मैदान बनाए। यानी कि जब नदियां बहनी शुरू हुई, पठारों पहाड़ों में से नदियों का प्रवाह हुआ, बर्फ पिघलनी शुरू हुई, ग्लेशियर पिघले, तो उसके बाद नदियां बननी शुरू हुई। नदियां बनी तो धीरे धीरे भारत की तरफ, यानी कि भारत जिस भूभाग का हिस्सा था उसकी तरफ नदियां प्रवाहित होनी शुरू हुई, और यहीं पर बहुत बड़े विशाल मैदान बनते गए। इसके बाद अगर हम देखें कि इस पूरे, हम जब बात करते हैं भारतीय उपमहाद्वीप की, या फिर हम पूरे भारतीय उपमहाद्वीप मान लीजिए ये है, या फिर इसको आज के समय पर एशिया महाद्वीप कहा जाता है। इसमें अगर हम रूस को हटा दें तो जो यूरोप है, यानी कि यूरोप, हाँ यूरोप, भारत जो था ये पहले सभी यूरोप महाद्वीप का एक हिस्सा हुआ करता था, क्योंकि सभी जितने भी कॉन्टिनेंट थे वो आपस में जुड़े हुए थे। तो इसी तरह जब इसको हम हटा देते हैं एशिया, रूस को, तो उसके बाद भी जो है काफी बड़ा, यानी कि यूरोप का एक हिस्सा हमें देखने को मिलता है। इसके साथ अब अगर हम देखें कि भारत का जो महाद्वीप, भारतीय महाद्वीप का हिस्सा, इसमें कौन कौन से देश आते हैं, इसमें जो है इस उपमहाद्वीप में 5 कंट्रीज आती थी इतिहास में, जैसे कि भारत, उसके बाद बांग्लादेश,
और नेपाल आता था इसमें, भूटान, पाकिस्तान, ये सब इसी का हिस्सा थे। भारत में लगभग 100 करोड़ से ज्यादा लोग हैं आज के समय पर। हम साथ में इसको जो है अभी करंट के साथ कनेक्ट करके इस पूरे टॉपिक को समझेंगे। इसके अलावा भारत में आपको पता है अलग अलग स्टेट्स में बटा हुआ है, यहाँ पर यूटी बने हुए हैं। अब हम देखते हैं कि भारत का जो जो यानी कि हिस्सा था, यानी कि भारत की अगर हम भूगोलिक स्थिति के बारे में देखें इतिहास में, तो उसके बाद धीरे धीरे अगर हम मानसून की बात करें तो मानसून भी एक बहुत बड़ा कारक था। जब यहाँ पर देखो नदियां नदियां बननी शुरू हुई तो सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र मैदान बने हुए यहाँ पर। फिर यहाँ पर कृषि की शुरुआत हुई, जहां पर मध्य एशिया में खानाबदोश जीवन, यानी कि मध्य एशिया कंट्रीज की बात करें, वहां पर लोगों का जीवन ऐसा था, खानाबदोश था, यानी कि कहीं पर चले जाते अपने गड्ढे गाड़ियों में या बैलगाड़ियों में, वहीं पर जो है बस जाते, वहीं थोड़ी कृषि करते, फिर आगे चल पड़ते, इसको खानाबदोश कहा जाता है। वहीं पर भारत में अधिशेष उत्पादन ने साम्राज्यों की नींव रखी, यानी कि धीरे धीरे जब कृषि उत्पादन शुरू हुआ तो यहाँ पर अलग अलग साम्राज्यों का उदय भी हुआ, क्योंकि भारत एक बहुत ही विशाल कंट्री है आज के समय पर भी, और इतिहास से ही भारत काफी समृद्ध रहा है। यहाँ पर अलग अलग प्रकार की हमें मानसून देखने को मिलती है, अलग अलग प्रकार के लोग हैं, अलग संस्कृति है, राजनीति भी अलग अलग तरह की है हर हर स्टेट में, हर एरिया में। तो ऐसे में भारत काफी ज्यादा आकर्षण का केंद्र बना रहा है, खासकर आक्रमणकारियों के लिए, क्योंकि भारत उस समय पर काफी अमीर कंट्री माना जाता था। अब देखिए इसके जो भारत की भौगोलिक स्थिति है इतिहास में, इसके जो अलग अलग कारक, जैसे कि हमने अभी देखा कि भारत कैसे बना, कैसे उसका जो है महाद्वीप बना, उसके बाद जो है मानसून की भूमिका अभी हम देखेंगे कि मानसून की क्या भूमिका इसकी स्थिति में। उसके बाद उत्तरी इसकी सीमाएं, यानी कि नॉर्थ की सीमा के साथ कौन सी कंट्री, कहां से कौन से ऐसे पासिस थे जिसके जरिए जो है भारत में आक्रमणकारी आते रहे। उसके बाद नदियों की क्या भूमिका रही है। नदियों के बाद हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो भी उत्खनन वगैरह हुआ, यानी कि खनिज संसाधन या फिर और संसाधन किस तरह के थे। इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर प्राकृतिक सीमाएं और जो भी संस्कृति का संपर्क कैसे रहा आपस में कंट्रीज का। तो चलिए अब देखते हैं मानसून। सबसे पहले हम मानसून की बात करेंगे। अगर हम मानसून देखें तो मानसून को भी हम अनदेखा नहीं कर सकते। ये भारतीय महाद्वीप की एक निर्धारित भौगोलिक इकाई है और बड़े पैमाने पर यहाँ पर जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में ये स्थित है, यानी कि हमें पता है कि भारत जो है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का हिस्सा है। मानसून ने भारत के इतिहास में इम्पोर्टेंट एक तरह से भूमिका निभाई है। यहाँ पर दक्षिण पश्चिम मानसून जो है वो जून और अक्टूबर के बीच रहता है और देश के प्रमुख हिस्सों में बारिश करता है। तो प्राचीन कृषि जो होती थी उस समय आज के समय की तरह, यानी कि ट्यूबवेल, कोई नहीं, कुएं वगैरह नहीं हुआ करते थे, तो उस समय जो है कृषि पूरी तरह से ही मानसून आधारित थी, यानी कि दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्वी मानसून पर ही डिपेंड रहती थी। इसके बाद ईसा की प्रथम शताब्दी में हिप्पोलस के द्वारा मानसूनी हवाओं की दिशा की खोज की गई। अब देखिए जब ये धीरे धीरे, प्राचीन काल में सिंचाई महत्वपूर्ण कारक नहीं रही, क्योंकि उस समय पर इतनी सिंचाई जो है नहीं हुआ करती थी, कृषि पर ही ज्यादा लोग डिपेंड थे। आज जिसे उत्तर भारत में हम खरीफ फसल के रूप में जानते हैं, प्राचीन काल में यही जो है दक्षिण पश्चिम मानसून पर डिपेंड थी। यानी कि इस चीज को, इस फैक्ट को आपने याद रखना है कि दक्षिण पश्चिम मानसून पर वही फसल डिपेंड थी जिसको आज हम खरीफ की फसल मानते हैं। इसके अलावा ये प्राचीन काल में मुख्य रूप से काफी ज्यादा यानी कि फेमस इस फसल को माना जाता था, क्योंकि उस समय पर यह फिक्स था कि मानसून आएगा, और मानसून आने से ही लोग जो कृषि करते थे, अपना जो जीवन निर्वाह करने के लिए, उनको जिंदा रहने के लिए खाने की जरूरत होती थी। इसी तरह प्रायद्वीपीय भारत के एक भाग में, विशेषकर जब हम देखते हैं तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में, हमें पता है ये क्षेत्र है तमिलनाडु का, यहाँ पर जितना भी कोस्टल एरिया है उसमें मध्य अक्टूबर से दिसंबर तक उत्तर पूर्व मानसून से बारिश होती है। पहली बार मानसून की जो दिशा खोजी गई थी वो व्यापारियों के द्वारा खोजी गई। भारत जो व्यापारी थे वो भारत में आते थे दक्षिण पश्चिम मानसून से, यानी कि उनके द्वारा जो हवाएं थी, जिनको मानसूनी हवाएं कहा जाता है, यानी कि जिनको मानसूनी हवाएं कहते हैं, या फिर जिनको व्यापारिक पवनें भी बोलते हैं। व्यापारिक क्यों? क्योंकि उन पवनों के साथ ही जो भी व्यापारी वगैरह होते थे अपना जहाज लेकर भारत की तरफ
या फिर पूर्व की तरफ प्रवेश करते थे, पूर्व की तरफ आते थे उन्हीं हवाओं के जरिए। और उनको पता चला कि ऐसा भी मौसम होता है जिसके माध्यम से हम अपनी प्लेस से दूसरी जगह व्यापार करने के लिए एक पर्टिकुलर समय पर जा सकते हैं। इसके बाद रोमन जहाज पश्चिमी तट यानी कि भड़ौच, मुजरिस और पश्चिमी तट पर आने लगे। धीरे धीरे जो रोमन जहाज थे, ग्रीक के जहाज जो थे, वो भारत में प्रवेश करने लगे व्यापार करने के लिए। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार इससे क्या हुआ, समृद्ध हुआ। अब देखिए व्यापार जो है जिसको हम आज के समय पर देखते हैं, ये हमें लगता है कि आज हम बात करते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन की, अर्बनाइजेशन की, लेकिन जब हम हजारों करोड़ों साल पहले जाते हैं तो एक ऐसी पहले ही सभ्यता, ऐसी संस्कृति विकसित हो चुकी है। यानी कि ऐसे पहले ही लोग व्यापार करते थे, ये आज के समय पर नहीं है। हम खुद को काफी मॉडर्न मानते हैं कि आज तो हम भाई बहुत ही ज्यादा आधुनिक भारत यानी कि आधुनिक विश्व के लोग हैं कि हमारे पास जो है काफी ज्यादा तकनीक आ चुकी है। लेकिन जब हम इतिहास को देखते हैं तो उसमें ये टेक्निक ऑलरेडी यूज की जा चुके थे। यानी कि यहाँ पर अगर हम देखें जहाजों के जरिए पहले ही वो मानसूनी पवने, व्यापारिक पवनों के जरिए व्यापार करने भारत में आ जाते थे। अब अगर हम देखें इसके बाद भारत की जो उत्तरी सीमाएं क्या है, यानी कि नॉर्दर्न फ्रंटियर्स थे या फिर आज भी हैं, जो भी नॉर्थ की जो सीमाएं हैं, बॉर्डर एरियाज हैं, वो किस तरह से भारत के लिए एक तरफ तो ढाल बना रहा, लेकिन दूसरी तरफ जो भी आक्रमणकारी आते थे, जो भी अटैकर्स वगैरह होते थे, उनके द्वारा, जो भी इन्वेजिव लोग होते थे, उनके द्वारा यही रास्ता अपनाया जाता था भारत में प्रवेश होने के लिए। अब देखिए भारत देश जो है वो उत्तर में हिमालय और बाकी तीन तरफ से जो है समुद्र से घिरा है। यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर भारत का हिमालय जो है पहाड़ है और नीचे इधर तीन तरफ से ही दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में मतलब तीन तरफ से पानी से घिरा है, समुद्र से। मध्य एशिया से होते हुए साइबेरिया से आने वाली जो कड़ाके की ठंड है उससे हिमालय देश की रक्षा करता है। यानी कि यहाँ पर हम देखते हैं जब सर्दियों में जब ठंडी पवनें चलती हैं तो उस समय पर क्या है, ये हमारी रक्षा करता है। इसके अलावा अगर हम हिमालय की महत्व को समझें तो एक तो ये ठंडी हवाओं को रोकता है, दूसरा मानसूनी वर्षा को भारत में बनाकर रखता है। यानी कि हमें पता है कि जब बारिश या फिर मानसून आता है तो ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ होने की वजह से यहीं पर जो मानसून टकरा जाता है और यहीं पर जो बारिश शुरू हो जाती है। फिर मानसून आता है तो ये पूरा चक्र एक चलता रहता है, जिसको हम जो है जियोग्राफी में पढ़ते हैं और आगे भी पढ़ेंगे। इसके अलावा बाहरी आक्रमणकारों से सुरक्षा प्रदान करता है कि इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को पार करना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन भी होता था। यानी कि हालांकि ऐसे कई पासेस, कई ऐसे दरे थे जिनके रास्ते जो इन्वेजिव लोग भारत में आए, उन्होंने यहाँ पर जो भी मंगोल वगैरह जिन्होंने आक्रमण किया था, आर्यन लोगों ने, तो इन सभी इसी रास्ते से आए थे। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हिमालय जो है वो भारत की हमेशा से ही रक्षा करता रहा है। इसके अलावा अनेक नदियों का हिमालय से हम देखते हैं, जब हम जियोग्राफी में हम अपना रिवर सिस्टम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं मोस्ट ऑफ दी जो रिवर्स हैं इंडिया की, वो सभी जिनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो हिमालय से ही निकलता है। इसके अलावा अगर हिमालय नहीं होता तो भारत की जो जलवायु, कृषि, सभ्यता का विकास नहीं हो पाना था या फिर बहुत ही धीरे विकास होता और भारत काफी पीछे रह जाता कृषि के क्षेत्र में। इसके अलावा उत्तरी हम इसको और थोड़ा और देखें तो हिमालय जो है यहाँ पर मतलब दरे थे, कुछ दरे आज भी हैं, कुछ दरे हैं जैसे कि खैबर, बोलन, गोमल, कुर्रम दरे। तो इनके जरिए हिंदू कुश, सुलेमान में प्राकृतिक दरे थे, ये वाले हिंदू कुश की पहाड़ियों में, सुलेमान, किरथार की पहाड़ियों में। तो इसमें इन दरों के माध्यम से ही जो है पासेस क्या होते हैं कि पहाड़ों के बीच का रास्ता, यानी कि मान लीजिए ये पहाड़ है, ये पहाड़, इनके बीच कोई छोटा सा रास्ता होगा जिसके जरिए यानी कि जहाज पर जो लोग थे भारत में आकर आक्रमण करते थे। इसी रास्ते आर्य, सिकंदर, कुषाण और मुगलों का प्रवेश हुआ इन्हीं दरों के माध्यम से। कनिष्क ने सिल्क रूट पर नियंत्रण करके शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए थे। एक हम हिस्ट्री में देखते हैं सिल्क रूट, यानी कि वही सिल्क रूट था, इस पर कनिष्कों ने जो है कब्जा कर लिया था और फिर यहीं से सोने के सिक्के जारी किए गए थे। इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर इसी क्षेत्रों में जब हम दरों की बात करते हैं तो आज भी ये दरें काफी ज्यादा व्यापार करने के लिए इम्पोर्टेंट है। आज भी हम कहीं ना कहीं देखते हैं कि हमारा जो नॉर्थ की तरफ
उत्तरी जो हम देखते हैं मध्य एशिया की तरफ व्यापार हमारा आज जो है वेस्टर्न घाट से होता है, लेकिन उस समय पर जो है यहीं से इन्हीं हिमालय के जरिए लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते थे। अब हम देखते हैं नदियां नदियां किस तरह से भारतीय इतिहास को प्रभावित करती रही हैं। तो संचार और साम्राज्य की ये एक तरह से धमनियां थी, यानी कि आर्टरीज थी एम्पायर की। इसमें सिंधु जो है हड़प्पा सभ्यता और गंगा यमुना दोआब जो है राजनीतिक केंद्र बना रहा। ऐतिहासिक भारत का केंद्र इसकी महत्वपूर्ण नदियों से ही उभरता है, ये हमें आज मतलब साफ साफ पता चल चुका है। इसके अलावा उष्ण कटिबंधीय मानसून के बारिश में फली फूली, इसमें इंडस प्रणाली के मैदान जो भी है इंडस सिस्टम के, इसके अलावा इंडो गैंगेटिक विभाजन हुआ, गंगा बेसिन और ब्रह्मपुत्र, चार प्रमुख जहां पर रिवर सिस्टम मान सकते हैं इतिहास में, चार प्रमुख शामिल है। पश्चिम से पूरब की तरफ हम देखते हैं कि सालाना बारिश लगभग पश्चिम से पूरब की तरफ 25 से 250 सेंटीमीटर तक बढ़ती जाती है, और यहीं पर जो है 25 से 37 सेंटीमीटर की बारिश पर इंडस की जो वनस्पति है वो फली फूली यहीं पर जो है। उसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पर, तो घने जंगलों वाले जितने भी क्षेत्र हैं उसमें जिनकी मिट्टी कठोर थी पहले, केवल लोहे के औजारों की सहायता से सफाई हो सकती थी, जो कि बाद में उपलब्ध हुए, यानी कि लोहे के औजार से बाद में इन जंगलों को साफ किया गया, यहाँ पर कृषि की गई। घने जंगलों में नदियां सबसे सस्ते जल मार्ग होती थी, यानी कि अशोक का जो शिलालेख है, उस शिलालेख परिवहन का शिलालेख, उसमें बताया गया कि नदियां कैसे जल मार्ग का काम करती थी। इसके अलावा क्या हुआ कि इंडस और पश्चिम गंगा के जितने भी समतल मैदान है इलाके हैं, मुख्य रूप से गेहूं और जौ का ही उत्पादन करते हैं यहीं पर। और जबकि मध्य जो गंगा के मध्य और निचले इलाकों में बड़े पैमाने पर चावल का उत्पादन होता है, यानी कि राइस का उत्पादन भी किया जाता है। अब इसमें जो है नदियां जो है भारत की भूमि को अलग अलग क्षेत्रों में उपजाऊ बनाने में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं। इसके साथ ही कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच रायचूर द्वाब सदियों तक युद्ध का अखाड़ा रहा। सिर्फ ये कृषि के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि नदियों ने युद्ध को भी अंजाम देने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब कृष्णा तुंगभद्रा दो नदियां हैं भारत में, उनके बीच का जो द्वाब था वो अखाड़ा बना रहा। अब देखिए द्वाब क्या होता है, दो नदियां या फिर दो दरियाओं के बीच का जो क्षेत्र होता है। मान लीजिए ये नदी है, ये नदी, इनके बीच का जितना भी ए क्षेत्र है ये पूरा दोआब कहलाता है। इसके अलावा हम देखते हैं हड़प्पा संस्कृति जो है वो इंडस घाटी में उत्पन्न हुई, वहीं पर विकसित हुई और फिर वहीं पर उसका जो है पतन हो गया। इसी तरह वैदिक संस्कृति जो है वो पंजाब के क्षेत्र में उत्पन्न हुई और वहीं पर उसका पतन हुआ, विकास हुआ। इसी तरह अलग अलग हम देखते हैं कि गंगा की जो निचली घाटी है, यानी कि जो हम देखते हैं गंगा नदी, उसकी जितनी भी ये जो निचली घाटी है और उत्तरी बंगाल की तरफ गुप्त काल वहां पर बसे, और फिर बाद में पूर्व मध्य काल में असम के साथ जो है ब्रह्मपुत्र घाटी का महत्व लगातार बढ़ता गया असम के साथ धीरे धीरे। इसी तरह नदियों ने वाणिज्य और संचार की धमनियों के रूप में काम किया। प्राचीन समय में हम देखते हैं सड़कों का निर्माण करना मुश्किल था, इसलिए व्यक्ति वस्तुओं का संचार जो है वो नाव जहाजों से ही होता था। इसलिए सैन्य वाणिज्य परिवहन के लिए नदी जो है ये उस समय पर वरदान साबित हो रही थी। इसी तरह धीरे धीरे नदियां जो है इन्होंने अपना काम यानी कि जारी रखा। संचार के लिए नदियों का महत्व जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी तक ही जारी रहता है, यानी कि अभी भी जारी है लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के समय तक जारी रहा। इसके अलावा नदियों ने पड़ोसी देशों को जल से भरा, उन्हें उपजाऊ बनाया। जैसे कि हम देखते हैं पाकिस्तान जो है उनमें जो भारत की नदियां वहीं पानी लेकर जाती हैं और वहीं की कृषि तभी संभव हो पाती है। इसके अलावा आधुनिक समय में शहरी क्षेत्र सड़क, रेलवे जंक्शन या फिर औद्योगिक खनन क्षेत्र स्थित है, लेकिन अगर हम पुराने समय पर देखें तो उस समय पर ज्यादातर शहर नदी किनारे बसे होते थे, ज्यादातर जंक्शन हमें नदी किनारे देखने को मिलते हैं जब भी हम इतिहास में देखते हैं। इसके अलावा कुल मिलाकर ये नदियां ही होती थी जो राजनीतिक सांस्कृतिक सीमाओं को रेखांकित करती थी, पर्वतों के द्वारा निर्मित की गई थी ये नदियां। इस प्रकार भारतीय प्रायद्वीप के पूर्वी भाग में कलिंग के रूप में जो क्षेत्र जाना जाता है, जो उड़ीसा में कलिंग के रूप में है, वो भी उड़ीसा के तटीय क्षेत्र से जो भारत की महानदी है उससे होकर गुजरता है। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम देखें यहाँ पर बड़े बड़े जितने भी साम्राज्य थे वो भी नदियों के कारण ही संभव हो पाए, पानी के कारण ही संभव हुए। और ईसाई युग की शुरुआत हुई धीरे धीरे, उसके बाद
जो चौल शक्ति का केंद्र बनते गए वो भी पानी के कारण संभव हो पाया। यानी कि जब पानी हुई तो कृषि बढ़ी, लोगों के पास पैसा आया, धन दौलत आया, तो उन्होंने एक साथ मिलकर रहना शुरू किया और फिर उन्होंने साम्राज्य बनाना शुरू किया। इसके अलावा अगर हम देखें राजस्थान गुजरात का एरिया, यानी कि भारत की हर एक स्टेट में कहीं ना कोई विशेषता देखने को मिलती है। राजस्थान गुजरात के जितने भी उपजाऊ मैदान हैं उनसे मिलते हैं। इसके अलावा नर्मदा, ताप्ती, माही नदी, साबरमती, ये सभी जल से सिंचित होते हैं। गंगा यमुना के दोआब हैं जो, उसमें हम देखते हैं कि एमपी यानी कि मध्य प्रदेश है, और पश्चिम में हम देखते हैं चंबल नदी, पूर्व में उसकी सन नदी, और दक्षिण में विंध्य पर्वत है, नर्मदा नदी से घिरा हुआ है। यानी कि हर स्टेट यहाँ पर भारत की आज हम देखें तो इतिहास से ही काफी ज्यादा मतलब कि काफी ज्यादा समृद्ध रही है। हर जगह हर चीज पाई जाती है, लेकिन अलग अलग स्टेट्स की जो है कुछ अलग अलग विशेषताएं हैं। इसके अलावा गुप्त काल में यह जो क्षेत्र था, धीरे धीरे क्षेत्र लगातार बढ़ता गया। जो यानी कि हमारा मध्य प्रदेश का हिस्सा इस समय पर गुप्त काल में बढ़ता गया, और जितना भी भारत का ये बड़ा हिस्सा था, यहाँ पर जब हम मैप बनाकर देखते हैं 1 मिनट, उसमें जो है बीच का जो एरिया था उसमें गुप्तों ने काफी लंबे समय तक यानी कि काफी बड़ा साम्राज्य बना लिया था उन्होंने। और इसी तरह धीरे धीरे बाद में जो अलग अलग प्रकार के जितने भी वंश आए भारत में, हम यहाँ पर देखते हैं ये वाला जितना भी क्षेत्र, यहाँ पर गुप्तों ने काफी लंबे समय तक शासन भी किया था। इसी तरह इसमें बहुत बड़ा रोल हम मान सकते हैं नदियों का भी है। नदियों के बिना ऐसा कुछ संभव नहीं होना था। इसके अलावा अगर हम देखें भौगोलिक अलगाव और सांस्कृतिक खुलापन कैसा था भारत का, इसने कैसे प्रभाव डाला इतिहास पर। प्राकृतिक सीमाएं जो लगी हुई थी, पहाड़, कभी कभी डेल्टा, पठारों से घिरे हुए क्षेत्र जो थे, वो इनकी प्राकृतिक सीमाएं हुआ करते थे। जम्बू द्वीप, यानी कि भारत को एक जम्बू द्वीप का नाम भी दिया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि भारत में जामुन उस समय पर बहुत ज्यादा होते थे, और इसी जामुन से ही जम्बू द्वीप नाम पड़ा था भारत का। यहाँ पर समुद्र और पहाड़ों ने एक विशिष्ट अखंडता दी, यानी कि भारतवर्ष जो है इसका नया नाम रखा गया भारतवर्ष, समुद्र और पहाड़ों की वजह से। इसके अलावा यहाँ पर मूर्ति कला, बौद्ध धर्म के मिलन से गंधार कला का जन्म होता है भारत में ही। यानी कि यहाँ पर अलग अलग कलाओं का निर्माण हुआ, अलग अलग कला जो है बननी शुरू हुई, और उसी से ही भारत का आज इतिहास हमें काफी ज्यादा मतलब काफी ज्यादा समृद्ध देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर संस्कृति काफी लंबे समय से विकसित हो रही थी। यहीं पर उत्तर पश्चिम भारत में अधिकांश भाषाएं जो हैं, हमें इंडो आर्यन भाषाएं जो हैं, उन्हीं भाषा संग्रह से विकसित हुई और एक नई संस्कृति का जन्म हुआ। ये भी इम्पोर्टेंट है कि लगभग पूरे भारत में संस्कृत ही बोली और समझी जाती थी उस समय पर। यानी कि संस्कृत, जिसको मातृभाषा या हम काफी पुरानी भाषा भी मानते हैं, सभी भाषाओं की जननी भी कहा जाता है, संस्कृत भाषा सबसे पहले लोगों के द्वारा समझी जाती थी, लोगों के द्वारा बोली जाती थी। इसके अलावा लंबी तट रेखा के कारण चोल राजाओं ने समुद्री व्यापार पर एकाधिकार किया। कंबोडिया तक सांस्कृतिक प्रसार जो है भारत का बढ़ चुका था। भारत का ग्रीक, मिस्र और इसके साथ ही मध्य एशिया, कंबोडिया, लाओस, यहाँ तक भारत का जो है व्यापार बढ़ चुका था, विस्तार हुआ था। अब इसके बाद हम देखते हैं खनिज और साम्राज्य के कच्चे माल जितना भी भारत में था उसका क्या महत्व था और किस तरह से मिलना शुरू हुआ। तो प्राकृतिक संसाधनों का शोषण और दोहन का प्रभाव इसके इतिहास पर पड़ता है। किस तरह से ये यानी कि इसका शोषण हुआ, किस तरह से इसका जो है दोहन हुआ। जब तक बड़े पैमाने पर मानव बस्तियों का विकास हुआ था, बहुत बड़ी मतलब काफी बारिश हुई, एकदम बारिश होने के बाद घने जंगल बने, उसमें भारत के जितने भी समतल मैदान थे उसमें क्षेत्र जो थे वो पर्याप्त क्षेत्र थे, और इसी में चारा, ईंधन और जितने भी प्राकृतिक संसाधन आपूर्ति, ये सब कुछ यहीं पर मिलता था। खेतड़ी खानों का तांबा हड़प्पा की कांसा तकनीक का आधार बना था। यानी कि हम देखते हैं जब हड़प्पा में कांसा की तकनीक इस्तेमाल की जाती थी, यानी कि कांसे को यूज किया जाता था, कांसा बनाया जाता था उस समय पर, तो खेतड़ी खान जो थे राजस्थान के, उसमें तांबा मिला, और तांबे से ही जो है तांबे में टिन मिलाकर इन्होंने कांसे का एक तरह से निर्माण किया।
इसके अलावा छोटा नागपुर पठार के लोहे ने इतिहास बदल दिया। यानी कि जब हम देखते हैं छोटा नागपुर पठार में जो लोहा मिलता है उससे पूरा इतिहास बदला गया। इतिहास कैसे बदला? क्योंकि लोहा उस समय पर काफी ज्यादा दुर्लभ था और इसी लोहे की वजह से ही बाद में जो है यहाँ पर जो एक बहुत बड़ा साम्राज्य मगध में उत्पन्न हुआ था, मगध साम्राज्य, तो ये लोहे के कारण ही उत्पन्न हुआ। बहुत बड़ा फला फूला, इन्होंने हथियार बनाने शुरू किए, बहुत से युद्ध इन्होंने जीते। ये सब कुछ लोहे के खोज की वजह से, और लोहे ने पूरा इतिहास ही भारत का बदल दिया था। यानी कि लौह अयस्कों में काफी समृद्ध है। और ये विशेष तौर पर हम छोटा नागपुर जो है दक्षिण बिहार, पूर्वी मध्य एशिया और कर्नाटक में पाए जाते हैं, ये मोस्टली यहीं पर। और स्टील बनाने के उपयोग के लिए लोहे का यानी कि यूज किया जाता है। मगध ने लोहे की कुल्हाड़ियों से बने जंगल जो है साफ कर दिए, कृषि विस्तार किया और अग्रिम युद्ध स्तर बनाए। यानी कि जैसे हमने पहले देखा था कि जो पूरे इतने बड़े घने जंगल थे वो लोहे के हथियारों से साफ होने थे, लोहे की कुल्हाड़ियों से। तो ऐसा ही हुआ कि मगध जो है उसके पास जब उन्होंने लोहा की खोज की, जब लोहा मिलना शुरू हुआ, तो उसके बाद मगध ने पूरे जंगल साफ करवाए, वहां पर कृषि करनी शुरू की। और फिर धीरे धीरे उनके पास बहुत सारे जो है उनके पास जो है बहुत सारे हथियार बन गए और उन्होंने युद्ध जीतने शुरू कर दिए। इसी तरह हम देखते हैं मगध की जो सर्वोच्चता है वो 600 ईसा पूर्व में यानी कि लोहे की खोज के बाद शुरू हुई थी। इसी तरह हम देखते हैं लोहे के साथ ही यहाँ पर अलग अलग प्रकार का सीसा, टिन, तांबा ये भी मिलता था। तो आंध्र में हम देखते हैं कि आज भी शीशे के बहुत बड़े भंडार देखने को मिलते हैं, जो कि सातवाहन साम्राज्य में बहुत बड़ी संख्या में शीशे के सिक्के बनाए जाते थे। व्याख्या करते हैं यानी कि अलग अलग प्रकार के हमें जो सिक्के मिलते हैं, जो हमें मोहरें मिलती हैं, या फिर अलग अलग प्रकार के हमें कोई भी वहां पर हमें वस्तुएं मिलती हैं मेटल की, धातु की, तो उससे पता चलता है कि उस समय पर इतिहास में कौन सी वस्तु जो थी वो ज्यादा प्रचलित थी। और इसके बाद चांदी की खदानों की भी शुरुआत हुई, यानी कि चांदी मिलनी शुरू हुई और धीरे धीरे जो है सोने की खदानें मिली, यानी कि सोने की खोज भी की गई। और आज जो है कोलार गोल्ड फील्ड्स यानी कि केजीएफ जो आपने मूवी देखी होगी वो इससे रिलेटेड है। यानी कि कैसे कोलार यानी कि कर्नाटका में सोने की खानें मिलती हैं, ये उन पर पूरी मूवी आधारित, उसी पर आधारित है। आप इस मूवी को देख सकते हैं, बहुत अच्छी है, यानी कि सीखने वाली चीज है उसमें। केजीएफ में काफी ज्यादा यानी कि वहां पर गोल्ड माइंस जो है पाई जाती हैं। इसी तरह जो एक तरह से हम देखते हैं कि इस सोने के सिक्के बनाए गए धीरे धीरे इन्होंने। फिर ईसाई युग की शुरुआत तक, यानी कि ईसाई युग जब शुरुआत हुई तो उससे 5 शताब्दियों तक ये सिक्के लगातार चलते रहे थे। इसके अलावा लंबे समय तक सोने की मुद्रा बनाई रखी। और उसके अलावा फिर जो स्थानीय संसाधन थे वो अपर्याप्त थे, यानी कि इतने ज्यादा सफिशिएंट नहीं थे, इसलिए फिर बाहर से सोना मंगवाना शुरू किया। और आज हम देखते हैं बहुत बड़ी मात्रा में बाहर से सोना मंगवाया जाता है भारत में। और इसी तरह धीरे धीरे समय बीतने के बाद जो है सोने के सिक्के दुर्लभ हो गए थे। इसके बाद प्राचीन काल में हम देखते हैं भारत में विशेष रूप में हम देखते हैं कि जो मध्य भारत है उसमें उड़ीसा और दक्षिण भारत में मोती के साथ और काफी ज्यादा कीमती पत्थरों का भी निर्माण हुआ, यानी कि कीमती पत्थर मिलने भी शुरू हुए, उनका उत्पादन हुआ। और व्यापार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा इसी को माना जाता है। इसके अलावा रोमन जो है वो इन कीमती पत्थरों को अपने पास ले जाते थे, वहीं पर जो है उनका पूरा एक तरह से हम देखते हैं कि जो पूरा उनकी सभ्यता या फिर उनका कैसे विकसित हुआ, उन्होंने अपने कंट्रीज को, अपने देशों को कैसे डेवलप किया, ये सब कुछ जो है इन्हीं यानी कि खोज से कहा गया। यानी कि इन्हीं वजह से जो है इन्हीं संसाधनों की वजह से है कोई देश जो है समृद्ध बना। जैसे हमने देखा भारत में अलग अलग प्रकार का इतिहास से ही हमें बहुत संसाधन मिले, हालांकि अभी तो उनका पूरी तरह से शोषण हो चुका है। अब आगे हम देखें कि भूगोल के साथ इसका विकास कैसे हुआ। ये पूरा एक तरह से क्रोनोलॉजी है। सबसे पहले पूरा प्रशासन काल था। उस समय पर क्या थी, पहाड़ी गुफाएं थी, भीमबेटका शिकार पर लोग डिपेंड करते थे। और भीमबेटका की गुफाएं जो है वो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भीमबेटका की गुफाओं में ही हमें जो है चित्र मिलते हैं जहां पर पता चलता है कि लोग जो है वहां पर शिकार करते थे। फिर आता है नवपाषाण नियोलिथिक एज, यानी कि यहाँ पर पहाड़ी ढलान बननी शुरू हुई और शुरुआती कृषि जो हमें मेहरगढ़ में इसके साक्ष्य मिले थे।
इसके बाद आता है हड़प्पा और वैदिक पीरियड। तो उत्तर पश्चिम सिंधु घाटी से लेकर सप्त सिंधु तक का यहाँ पर तांबा कांस्य बहुत ज्यादा प्रचलित था, और इसी वजह से हमें जो है नर्तकी की मूर्ति, यानी कि जो एक डांसर मिलती उसकी मूर्ति जो थी वो कांस्य की मूर्ति थी, जो कि लॉस्ट वैक्स तकनीक से बनाई जाती थी उस समय पर। इसके बाद फिर महाजनपद का समय आता है 600 BCE, यानी कि मध्य गंगा घाटी जो है लोहे के प्रयोग से घने जंगलों को एक नगरीकरण में उन्होंने बदला, यानी कि एक बहुत ही ड्रास्टिक चेंज देखने को मिला लोहे के खोज के बाद, लोहे के उपयोग के बाद। इसके बाद आगे अगर हम देखें तो यहाँ पर ये जो चैप्टर आज हमने देखा बहुत ही ज्यादा बेसिक था। इसमें हमने बस यही देखा कि किस तरह से भारत की भौगोलिक स्थिति पर के मतलब इतिहास पर प्रभाव पड़ा, भारत की जो भी भौगोलिक स्थिति थी उसका हमें इफेक्ट कैसे भारत पर देखने को मिलता है। इसमें अगर हम देखें यूपीएससी की जो मेंस परीक्षा है उसकी एक तरह से क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि प्राचीन भारत के इतिहास को आकार देने में भौगोलिक कारकों की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। कैसे कर सकते हैं हम, इसकी जो इंट्रो है उसमें क्या लिख सकते हैं कि इतिहास और भूगोल के अविभाज्य से शुरुआत हुआ, यानी कि इतिहास और भूगोल जो है ये दूसरे से एक तरह से अविभाज्य है। इसके बाद मुख्य भाग में हम लिख सकते हैं नदियों के बारे में, नदियां व्यापार का एक रास्ता थी, सभ्यता के रूप में कैसे काम किया, खनिज जिसमें लोहा और मगध की समृद्धि देखने को मिली, मानसून में और व्यापार कैसे यानी कि मानसून के समय पर व्यापारियों के द्वारा व्यापार किया जाता था जिसको व्यापारिक पमने नाम दिया जाता है। इसके बाद निष्कर्ष में लिख सकते हैं भूगोल ने अवसर दिए लेकिन मानवीय प्रयासों ने एक साझा संस्कृति का निर्माण किया, यानी कि भूगोल ने मौका दिया लेकिन मानव ने अपनी एक्टिविटीज की, अपनी गतिविधियां की, अपने प्रयास किए तो एक साझी संस्कृति निर्मित हुई। तो दोस्तों आज हमने देखा कि भारत का इतिहास केवल राजाओं और युद्धों का इतिहास नहीं है, भारत का भूगोल ही भारत के इतिहास का वास्तविक निर्माता है, यानी कि इसको हम रियल मेकर मान सकते हैं, रियल क्रिएटर जो है यही है भारत का इतिहास। हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, गंगा के मैदान से लेकर दक्कन के पठार तक हर भौगोलिक विशेषता ने भारतीय सभ्यता को आकार दिया है, और ये सब आज हमने इस पूरे चैप्टर में देखा है। अगले अध्याय में हम जानेंगे इतिहास का निर्माण जो है उसके बाद धीरे धीरे कैसे यहाँ पर भाषाएं विकसित हुई, और आगे आने वाले यानी कि जितने भी हमारे यहाँ पर लेक्चर आएंगे उसमें हम सभी RS शर्मा की बुक जो है एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया उसको हम 1 बाय 1 चैप्टर वाइज यहाँ पर जो है पूरा एक्सप्लेनेशन करेंगे, समझेंगे यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।